आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जी हां, अब की बार बाइडेन सरकार, अमेरिका में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ट्रंप व्हाइट हाउस से रुखसत हो चुके हैं और अब एंट्री होने वाली है जो बाइडेन की। जी हां, जो बाइडेन इंतखाबात जीत कर आए हैं। हालांकि हालिया दिनों काफी ज्यादा तशद्दुद भी अमेरिका में हुआ, लेकिन उसके बाद अब वो मौका आ गया है जब जो बाइडेन ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। लेकिन खास बात यह भी है, और यह शायद बहुत दिनों के बाद अमेरिका की तारीख में हो रहा है, जब जो सदर रुखसत हो रहा है वो आने वाले सदर के इस्तकबाल में या उसके हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। ट्रंप जो बाइडेन की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। आज उन्होंने अलविदाई खिताब भी किया और अपने इस खिताब में भी उन्होंने जो बाइडेन का नाम नहीं लिया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कैपिटल जो कॉम्प्लेक्स है, जो बिल्डिंग है, वहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जो बाइडेन सदर के ओहदे का हलफ लेंगे और इसके अलावा कमला हैरिस नायब सदर के ओहदे का हलफ लेंगी। क्या कुछ बदलाव आएगा जो बाइडेन के आने से और ट्रंप के जाने से? इसके अलावा दुनिया की नजरें आज एक तरह से टिकी हुई हैं कैपिटल हिल्स पर। हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के लिए यह बदलाव किस तरह से होगा, इस्लामिक ममालिक के लिए यह बदलाव कितना अहमियत का हामिल होगा, और इसके अलावा जो बाइडेन अब सदर का ओहदा संभालने वाले हैं, ऐसे में उनके सामने चैलेंजेस क्या कुछ होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जितेंद्र त्रिपाठी साहब हैं जो कि साबिक एम्बेसडर हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब हैं, फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। और इनके अलावा डॉक्टर मुहिब्बुल हक साहब प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले जितेंद्र त्रिपाठी साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए जहां पर यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, वहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। जितेंद्र त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आज ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया, लेकिन व्हाइट हाउस में विरासत के तौर पर वो क्या कुछ छोड़ कर गए हैं? देखिए, व्हाइट हाउस में विरासत के तौर पे वो एक सबसे बड़ी चीज ये छोड़ के गए हैं कि एक ऐसा राष्ट्रपति, एक ऐसा सदर जो कभी कुछ कहता था और कभी कुछ कहता था, जिसके कहने और उसके स्टेट ऑफिस की बात में कोई भी कनेक्शन नहीं होता था। ये सबसे बड़ी बात। हाँ, एक चीज छोड़ गए हैं ये ट्रंप, जो कि यह है कि उनकी चाइना पॉलिसी, और जो मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो चाइना की ट्रेजरी सेक्रेटरी के पद के लिए जिनका अभी वो सीनेट के सामने इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि चाइना अंडरकट्स अमेरिकन कंपनीज एंड यूएस विल मेक ऑल अवेलेबल टूल्स टू एड्रेस द चाइनीज अब्यूजिव, अनफेयर एंड इलीगल थिंग्स। और इसके साथ ही साथ वहां के जो विदेश मंत्री के तौर पे जो आने वाले हैं, एंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर बड़े मेजर चेंजेस होंगे ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी से, लेकिन एक चीज, एक प्रायोरिटी वही रहेगी, और वो है चीन के साथ अपना बर्ताव। और उन्होंने साफ कह दिया है कि चीन को हम घेरेंगे, चीन को हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन पे, चीन को हम साउथ चाइना सी में, इन सब में चीन का आरोपित है, इसलिए हम चीन का साथ नहीं देंगे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि आई एग्री विद माइक पॉम्पियो दैट चाइना हैज कमिटेड ग्रेव जेनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो एक चीज तो ये जारी रहेगी, तय है, बाइडेन की चीन के प्रति बर्ताव या चीन के प्रति पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बाइडेन ने पिछले सितंबर में भी कह दिया था कि हम जीते तो हम साउथ चाइना सी में अपने जंगी जहाजी बेड़े को परमानेंटली वहां मुस्तकिल तौर पे रख लेंगे, मुस्तकिल तौर पे। तो ये तो बदलाव नहीं आया, लेकिन जो बदलाव आएगा वो बदलाव ये है कि चाइना के प्रति तो जो पॉलिसी रहेगी,
इस्लामिक ममालिक के प्रति पॉलिसी थोड़ी सी नरम पड़ेगी जी। और खासतौर से पाकिस्तान के प्रति थोड़ी सी नरम पड़ेगी, जैसा कि इन्होंने वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे जो हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने भी बता दिया है सीनेट को कि पाक ने कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लिए हैं अफगानिस्तान के लिए और एंटी इंडिया ग्रुप्स में नकेल लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए उनका, और इसलिए हम पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन साथ में ही भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तीनों ने, चाहे लॉयड ऑस्टिन हो और चाहे एंथोनी ब्लिंकन हो और चाहे बाइडेन हो, तीनों ने ये कहा कि भारत हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है और इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमें भारत का पूरा सहयोग चाहिए होगा। तो इसका मतलब कि वो भारत के साथ संबंध अपने और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते होंगे, इस्लामिक ममालिक पर इसके क्या कुछ असरात होंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें अमेरिका किस तरह का किरदार अदा करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब आपके पास आना चाहूंगा। फजलुर रहमान साहब, क्या वाकई में आपको लगता है, जो सवाल मैंने जितेंद्र त्रिपाठी साहब से किया था, कि डोनाल्ड ट्रंप विरासत में छोड़कर क्या कुछ जा रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने देखा, या डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इख्तिदार में पिछले 4 सालों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह से 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा था। क्या वाकई में ये एक बड़ी वजह, एक बड़ी देन है ट्रंप दौरे इख्तिदार की कि अमेरिका 2 हिस्सों में बटा, और जो कुछ हालिया दिनों हुआ यह भी एक तरह से ट्रंप के दौर की ही देन है? देखिए, ट्रंप साहब जो कुछ दे के जा रहे हैं या जो छोड़ के जा रहे हैं, जो विरासत में जा रहे हैं, उसने अमेरिकन वैल्यूज को, पॉलिटिकल कल्चर को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, अपना जो उनकी एक डिप्लोमेसी थी, जो एक ग्लोबल ऑरा था, जो उनका एक कमिटमेंट था कुछ वैल्यूज को लेकर, जिसके लिए अमेरिका का जो पूरा का पूरा जो सरमाया था, अमेरिका का सरमाया वहां की डेमोक्रेसी, वहां की जमहूरियत, वहां की इक्वलिटी, वहां की फ्रेटर्निटी, और एक तरह की जो उनके पास जो एक ताकत थी, जो एक लोगों के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी थी, उसको ट्रंप साहब ने तकरीबन पिछले 3.5 साल में पूरी तरह से डिमोलिश किया है। दूसरा जो उनकी बहुत बड़ी देन है, जब मैं देन कहता हूं वो निगेटिव टर्म में कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ अमेरिकन सोसाइटी को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को डिवाइड किया है। अगर आप देखें यूरोप में लेकर उस किस तरह का डिवीजन है, नेटो कितना डिवाइडेड है, अरब वर्ल्ड कितना डिवाइडेड है। तीसरी जो उनकी देन है, जिसको कहा जाता है कि अमेरिकन डिप्लोमेसी, उन्होंने अपनी पूरे 3.5 साल में डिप्लोमेसी को बिल्कुल बालायाताक रख के अपनी पूरी एक इंडिविजुअल एसेशन को इन्होंने प्रोजेक्ट किया। उन्होंने इस तरह से बिहेव किया कि अमेरिका का मतलब डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का मतलब अमेरिका। चौथी बात मैं ये बताता चलूं कि जैसा कि हमारे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि उनके कॉल और फेल में बहुत बार तदाद था। मुझे अभी आपको याद दिलाता चलूं कि किसी शायद वॉशिंगटन पोस्ट ने या न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूरा सर्वे निकाला कि उन्होंने तकरीबन हजारों झूठ बोले हैं। और उसके बाद ये बताता चलूं मैं कि जिस तरह का उन्होंने ब्लैक और व्हाइट का जो रेसिज्म का जो एक व्हाइट सुप्रीमेसिज्म को जिन्होंने प्रमोट किया, और सिर्फ प्रमोट नहीं किया बल्कि उन्होंने उसको स्ट्रेंथन किया, उसको कंसोलिडेट किया। और छठी बात, उनका सबसे बड़ी जो विरासत यह है कि अमेरिका जो ये नारा लेके आए थे कि अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने अमेरिका को बहुत पीछे ढकेल दिया। और उसकी वजह यह होगी कि अब दूसरे ममालिक भी जिस तरह का एक तरह का जो मॉडल उन्होंने दिया कि हम जमहूरियत को नहीं मानते, हम इलेक्शन को उन्होंने नहीं माना, और जो एक बहुत बड़ा जो एक ह्यूमन इंटीग्रिटी होती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अमेरिका का दबदबा सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं था कि मिलिट्री पावर है या वो इकोनॉमिक पावर है, उसका दबदबा जो सबसे बड़ा वो था कि दुनिया के लिए एक डेस्टिनेशन था, दुनिया के लिए एक मॉडल था। अब वो शायद लोगों को बहुत बड़ा वो पूरी अमेरिका की तारीख पे, जमहूरियत की तारीख पे जो 200 साल का उसका जो पूरा एसेट्स था, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा के चले गए हैं
कि वाकई अमेरिका के लोग, अमेरिका की आवाम और अमेरिका का जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वाकई अब वो उसके अंदर कुछ बचा है या पूरी तरह वो खोखलापन सा हो गया है। अब लोगों ने, एक छोटे से छोटे मुल्क ने भी सवालिया निशान लगा दिया कि जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में जो हुआ और खास करके पिछले 15 दिन में जो हुआ, वो मेरे ख्याल में जो दुनिया में जो नई नई जमहूरियत हैं, जो नई नई जो ताकत है, जो लोग डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं, जो बहुत ही इमेच्योर डेमोक्रेसी है, मुझे नहीं लगता कि वहां भी इतना टफ ट्रांजिशन, जहां पे लोग, दुनिया ने लिखना शुरू कर दिया था कि क्या वाकई स्मूथ ट्रांसफर हो गया, क्या वाकई बाइडेन साहब जो हैं अपनी जो विक्ट्री है, क्या व्हाइट हाउस में उनकी जो एंट्री उतनी आसान होगी। जिस तरह से ट्रंप साहब ने केसेस किए, यहां गए, कोर्ट में गए, बिना किसी एविडेंसेस के जो कोर्ट में उन्हें पिटिशन, उस सारी की सारी चीजों ने अमेरिका के पूरे सिस्टम पे, वहां की अदलिया पे, वहां की जमहूरियत पे, वहां की अवाम पे, वहां के वोटर्स पे ऐसा सवालिया निशान लगाया है कि जिसको बाइडेन साहब को उस पर इजाला करने में बरसों लग जाएंगे। बाइडेन साहब को नहीं, बल्कि आने वाले कई सदनों को जी भरपाई कैसे होगी। और आखिरी बताता चलूं मैं कि ट्रंप साहब एक प्रेसिडेंट की हैसियत से याद किए जाएंगे जिन्होंने अमेरिका को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। डॉक्टर मुहिबुल हक साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहां पर जितेंद्र त्रिपाठी साहब ने और फजलुर रहमान साहब ने बताया कि अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ और बहुत पीछे अमेरिका चला गया, समाजी तौर से बात करें, मईशत के एतबार से बात करें, हेल्थ के एतबार से बात करें, बहुत पीछे अमेरिका चला गया। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर मुहिबुल हक साहब बात करना चाहूंगा, क्या अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो आपको नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी सतह पर भी बहुत नुकसान पहुंचाया? चाहे सीरिया की बात की जाए, फिलिस्तीन की बात की जाए, मिस्र की बात की जाए, शाम की बात की जाए, आलमी सतह पर भी काफी नुकसान हुआ है। देखिए, ट्रंप की जो पॉलिसी के नतीजे में अगर आप देखें इंटरनली, तो एक बहुत ही डिवाइसिव नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया। तो बाइडेन के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक यूनिफाइंग नैरेटिव अमेरिका में फिर से कैसे डेवलप करें जिससे लोग मुत्तहिद रहें। दूसरी जानिब अगर देखें तो अमेरिका की सरहदों से आगे निकलकर जो अमेरिका की अपनी इमेज थी, यानी सोवियत यूनियन के जवाल के बाद अमेरिका यकीनी तौर पे एक सुप्रीम पावर की हैसियत से पूरी दुनिया में था और एक यूनिपोलर डोमिनेंस जिसे यक कुतबी निज़ाम कहते हैं, उस यक कुतबी निज़ाम में अमेरिका दुनिया में तकरीबन तमाम रीजन्स में बड़े फैसले किया करता था। जिस तरह से आप देखेंगे कि सीरिया में जो रोल रहा ट्रंप का, और जिस तरह से जो मॉडरेट्स थे जो फाइट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, जो अमेरिकन यानी अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ हैं या उसकी फॉरेन पॉलिसी में कहा जाता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी डिटरमिन होती है ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, पीस वगैरह से, तो जिस तरह से उनको अबंडन किया और उनको मर्जी पे छोड़ दिया बशर अल असद और रशिया की, तो नतीजे के तौर पे सबसे पहले रशिया ने अपना गलबा न सिर्फ ये कि यूक्रेन और जॉर्जिया से आगे निकलकर मिडिल ईस्ट में कायम किया और ये साबित किया मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के सामने कि रशिया जो है अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। सबसे पहली बात ये उसने साबित की। और ये कोल्ड वार की अगर आप बात देखें, यानी सोवियत यूनियन के शिराजा बिखरने के बाद ये पहली बार ऐसा होता है 2014-15 के बाद से कि इस तरह की एक सिचुएशन पैदा होती है कि अमेरिका की बालादस्ती खत्म होती नजर आती है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ट्रंप ने जो जिस खदशे का अरब ममालिक ने भी इजहार किया था, सुन्नी ममालिक ने बतौर खास, कि ईरान जो है एक शीईत कॉन्फेडरेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिसमें ईरान, इराक और फिर सीरिया और फिर हिजबुल्लाह लेबनान में और फिर बहरैन में जो प्रॉब्लम्स आप फिर देखें यमन में और यहाँ अजरबैजान तक आकर के, यानी एक शीत कॉन्फेडरेशन अगर डेवलप हो जाता है तो अपने आप में वो इजराइल के लिए उस इलाके में बहुत अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो सुन्नी पावर्स हैं, सऊदी अरबिया वगैरह जो अरब स्टेट्स खास करके, उन लोगों ने भी अपने आप में एक थ्रेट महसूस किया। तो नतीजे के तौर पर अगर आप देखें तो ट्रंप ने जो मिडिल ईस्ट आपके हमारे सामने जो छोड़ा है उसमें इजराइल तो एक बहुत ही इंटैक्ट और बहुत महफूज मकाम पे नजर आता है, लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिका के पुराने हलीफ ममालिक थे उनके जहन में अमेरिका के सपोर्ट, अमेरिका की हिमायत को लेकर यकीनन खदशात पैदा हुए।
बिल्कुल एक बिल्कुल अहम जाहिर सी बात बात है। और और याद अब रखना सरकार चाहिए, बदल रही है तो त्रिपाठी अमेरिका साहब ने के बहुत जो अच्छा हरीफ इशारा हैं, भी किया था उसकी तरफ, अमेरिका ज्यादातर के जो दोस्त ममालिक हैं, क्या वो फिर से अब अमेरिका के नजदीक आएंगे, करीब आएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के लिए और खासतौर से अमेरिकी कंजर्वेटिव जो मूवमेंट है उसके लिए कैसा दौर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुझे छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं लौट कर आता हूं, क्योंकि कैपिटल हिल्स में सरगर्मियां तेज हो गई। अब से कुछ ही देर बाद ओथ सेरेमनी होने वाली है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन लौट कर आते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH चैनल और 15 भाषाएं हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी। तो अब से कुछ ही देर बाद जो बाइडेन अमेरिका के सदर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे। आपको बताते चलें कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे और शायद अमेरिका की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है या बहुत दिनों के बाद हो रहा है। लेकिन जो बदलाव हो रहा है, जो सरकार बदल रही है, जो बाइडेन के आने से क्या कुछ असरात दुनिया पर पड़ेंगे और इसके अलावा हिंदुस्तान के ताल्लुकात क्या होंगे, इसी पर बहुत अहम बातचीत हो रही। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, काफी देर आपने वेट किया। संजीव श्रीवास्तव जी, जाहिर सी बात है कि जो बाइडेन का दौर शुरू हो रहा है, ट्रंप अब जा चुके हैं। ट्रंप के इस दौर को खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी के लिए किस तरह से देखा जाए और अमेरिकी कंजर्वेटिव जो मूवमेंट है उसके लिए किस तरह से देखा जाए? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की जो लेगेसी है उसमें मुझे लगता है कि वो एक डिसरप्टर के रूप में देखे जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप जो कि एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट रहे, उनका कोई राजनीतिक अनुभव पहले नहीं था। वो एसेंशियली वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने अपने जो बिजनेस का जो मॉडल है, जो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो मॉडल है, उन्होंने राजनीति पर भी और इवन की विदेश नीति पर भी लागू करने की कोशिश की। और अमेरिका फर्स्ट का जो उनका एक जो नीति रही है वो इसी बिजनेस मॉडल से प्रेरित है। और जाहिर है कि वो चाहे वो उनकी घरेलू राजनीति रही हो, चाहे वो विदेश नीति रही हो,
हर जगह वो अमेरिका की फर्स्ट की और घरेलू मोर्चे पे अपनी जो स्वयं के हितों को आगे रखने की कोशिश करते रहे। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि उन्होंने अमेरिका का जो कन्वेंशनल जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था उसको डिसरप्ट किया है, चाहे वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप रही हो, चाहे वो ईरान न्यूक्लियर डील रही हो, चाहे वो WHO से बाहर आने का उनका निर्णय हो, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से जिस तरह से वो बाहर आए, पेरिस क्लाइमेट डील जो कि पूरी मानवता की रक्षा के लिए बनाया गया था उससे भी वो बाहर आ गए। तो ये जाहिर है कि ये दिखाता है कि उनकी जो एक जो अप्रोच उनका जो रहा है वो बहुत ही आत्म केंद्रित रहा है, और अपने आत्म केंद्रित अप्रोच को हासिल करने और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हासिल करने की प्रक्रिया में उन्होंने तमाम डिसरप्शन। बिल्कुल, उनका जो ये अप्रोच है वो अमेरिका के हित में नहीं रहा है। उनका जो ये अप्रोच है वो अमेरिका के हित में नहीं रहा है। और आने वाले जो इतिहास है जब उन्हें याद करेगा तो उन्हें इस बात के लिए याद करेगा कि उन्होंने बहुत सारे जो पूरे अमेरिका की जो पूरी जो विदेश नीति हो, चाहे वो उनकी घरेलू नीति हो, उसमें डिसरप्शंस किए हैं। घरेलू मोर्चे पे अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया, वो जो है बिल्कुल अभी भी वो देखा जाए तो अपनी हार को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, बस वो सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हुए हैं। और जाहिर है कि वो अभी भी लगातार जो इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल हिल की तरफ मूव करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें भड़काने की कोशिश की, और जिसकी की वजह से उन्हें सेकेंड इम्पीचमेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनका कर दिया गया है। और एक नई तरीके का उनका फिर से एक कन्विक्शन का जो ट्रायल है वो सीनेट में शुरू होने जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो पूरी नीतियां हैं वो एक डिस्ट्रप्टिव नीतियां रही हैं, वो एक डिस्ट्रप्टर के रूप में जाने जाएंगे। और आने वाले समय में जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ट्रंप ने जो डिसरप्शंस किए हैं उसके बाद जो है फिर निर्माण का जो कार्य है उन्हें करना है। और मुझे लगता है कि 4 साल का समय उनके लिए कम होगा, क्योंकि ट्रंप के द्वारा किया गया डिसरप्शंस बहुत बड़े डिसरप्शंस हैं और उसको पूरा करने में काफी समय लगेगा। बिल्कुल, यानी ट्रंप ने जो किया धरा है उसको एक तरह से भरपाई करने में 4 साल कम हो जाएंगे, और ये भरपाई कैसे होगी ये देखना भी बहुत अहम हो जाता है। लेकिन हम आपको टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से कैपिटल हिल्स में तैयारियां चल रही हैं, मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, जो बाइडेन के का इंतजार किया जा रहा है, जो अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, और यहीं पर हलफबरदारी तकरीब होनी है। ये राज तस्वीरें हैं जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि 46वें सदर के तौर पर जो बाइडेन ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त राज तौर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैपिटल हिल्स की तस्वीरें हैं। मैं जितेंद्र त्रिपाठी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जितेंद्र त्रिपाठी साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का तरीका था, क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने ग्लोबल लीडरशिप को एक तरह से छोड़कर अंदर के मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया, अंदर के मामलों पर ज्यादा उन्होंने एक तरह से फोकस किया? जी देखिए, ऐसा है कि ट्रंप ने पहले तो शुरुआत अपनी ये की थी कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन्स के लिए काम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने भी बताया, मैं उससे थोड़ा सा सहमत हूं, मुझे ये नहीं लगता कि ट्रंप को कोई इसका एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये चीज अमेरिकन पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी खराबी को बताती है कि जहां एक आदमी जिसका पॉलिटिक्स में कुछ भी अनुभव नहीं रहता, वो आ जाता है सिर्फ अपने पैसे के बल पे, क्योंकि कैंपेन के लिए उसके पास पैसा होता है, उम्मीदवारी ले लेता है, जीत जाता है और सरकार को चलाता है एक कंपनी के सीईओ की तरह कि जिसको जब चाहा निकाला, जब चाहा रखा। आपने देखा ताश के पत्तों की तरह 4 साल में अपने सेक्रेटरीज को फेंटते रहे। तो एक चीज तो ये दिखाती है कि कितना अनस्टेबल माइंड है। दूसरी चीज ये दिखाती है कि विदेश नीति में भी ट्रंप ने कितनी बड़ी गलतियां की। पहले उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ पींगे बढ़ाई, ये कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ हम समझौता कर देंगे, फिर समझौता होते होते रह गए। सीरिया में वो हट गए। उसके बाद ईरान को जबरदस्ती उन्होंने परेशान किया, जबकि कोई वजह नहीं थी कि ईरान द्वारा किए गए जो न्यूक्लियर फ्यूल का वो था
एग्रीमेंट था ये के साथ, उसको ये कैंसिल करते। एक बार दस्तखत करके भी ट्रम्प साहब वहां से दोबारा मुकर गए, और इस तरह से ईरान को भी उन्होंने, और ईरान की वजह से ही उन्होंने पूरे मुस्लिम ममालिक में फूट डालनी शुरू कर दी। तो ये एक, और इतना ही नहीं, आप देखिए हर जगह फटे में टांग घुसाना उनकी आदत हो गई। भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ दोनों के कंधे पे हाथ रख के, और उसके बाद कहते हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ तक उनकी हिम्मत हो गई कि उन्होंने कहा कि हम चीन और भारत के बीच में जो मसला है उसमें हम मीडिएशन करेंगे, मीडिएट करेंगे। अब बताइए, चीन से तो उनका खुद ही झगड़ा चल रहा है, चीन से कैसे वो मीडिएट करेंगे चीन से हमारे झगड़े में? तो ये चीजें जो है ट्रम्प साहब ने, जो कि वो उन्होंने एकदम कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, पता ही नहीं लगता था उनके कार्यकाल में कि क्या वहां की विदेश नीति क्या होने जा रही है। हाँ, यानी वो करना क्या चाह रहे हैं ये एक तरह से जाहिर नहीं होता था कि करना आखिर क्या चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, वो चीज वाज़ेह नहीं होती थी। जी एक चीज मैं छोटी सी और बताऊंगा। यहाँ एक साहब कह रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज उनकी बंद हो गई थी हमारे लिए। वो ये कह रहे थे कि मतलब जो वे वाकया हुआ, इससे अमेरिकी लोकतंत्र को, जमहूरियत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं मानता कि बहुत बड़ा धक्का लगा है। अमेरिकी जमहूरियत 233 साल पुरानी है, और किसी भी जमहूरियत में या किसी भी निजाम में कभी कभी कोई ऐसे वक्फे आते हैं जबकि वो इम्तिहान लेते हैं उस सिस्टम का। ये एक तरह से इम्तिहान था। 6 जनवरी से पहले तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि 6 जनवरी के पहले तक आप देखिए ट्रम्प जो भी कर रहे थे दैट वॉज विद इन द रूल ऑफ लॉ। उनका राइट था वो कोर्ट्स में जाना, वो कोर्ट्स में जा रहे थे। लेकिन 6 जनवरी की, और इसीलिए रिपब्लिकन्स भी ज्यादातर उनको समर्थन कर रहे थे। लेकिन 6 जनवरी के बाद जो वो वाकया हुआ हमले का, उसके बाद देखिए रिपब्लिकन भी उनका साथ छोड़ने लगे, और कई रिपब्लिकन्स ने कहा कि हम उनके खिलाफ वोट देंगे, और दिया। तो इससे ये लगता है कि वे सिस्टम इतना मजबूत है कि एक आध घटना ऐसी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यह है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। दुनिया के दिमाग में, जहन में जो ये चीज आ गई है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी बहुत खराब हो गई, वो एकदम लचर है, वो उसको धोने में टाइम लगेगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी पर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, क्या वाकई में जो चीज यहां पर जितेंद्र त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इख्तिदार में उन ममालिक से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की जो आमतौर से अमरीकी पॉलिसी के मुखालिफ माने जाते हैं, चाहे रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की उनकी बात करें, इसके अलावा ब्राजील के सदर से उनकी मुलाकात की बात करें, या यहां तक कोरियाई जो सदर हैं किम जोंग उनसे उनकी मुलाकात। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई में इस तरह के कदम उठाते थे जो अमेरिकी पॉलिसी के अक्सर खिलाफ रहते थे? देखिए, जैसा कि संजय श्रीवास्तव साहब ने कहा कि उनकी पॉलिसी बहुत ही अनसर्टेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थी। उनका पूरा का पूरा जो दौर इक़्तिदार था, आप देखें तो अजीब अजीब चीजों से, बहुत ही और चीजों से भरा हुआ था। उसी सिलसिले में वो नॉर्थ कोरिया से उन्होंने जो कदम बढ़ाई, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। जहां तक आप एर्दोगान साहब की बात कर रहे हैं, वो तकरीबन सारे मुस्लिम ममालिक को उन्होंने अप्रोच किया जी। उसकी 2-3 वजह थी। पहली वजह ये थी कि जैसा कि अभी बताया गया कि वो इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा, बिल क्लिंटन जो कि साबिक सदर हैं अमेरिका के, वो भी इस तकरीब में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं, ये राज तस्वीरें हम आपको कैपिटल हिल से दिखा रहे हैं, जहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप तो इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन साबिक सदर बिल क्लिंटन पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त राज तस्वीरें दिखा रहे हैं। जॉर्ज बुश जूनियर को भी आप देख सकते हैं, वो भी अमेरिका के साबिक सदर हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। बराक ओबामा को भी आप देख सकते हैं, वो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और जाहिर सी बात है कि इस तारीखी लम्हे के ये लोग गवाह बनना चाह रहे हैं। और ये अमेरिका की रिवायत भी रही है कि जब नया सदर
ओहदे का हलफ लेता है तो उस वक्त जो साबिका सुदूर होते हैं वो इस तकरीब में शामिल रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज इस तकरीब में शामिल नहीं होंगे। और शायद उसकी वजह भी यही हो सकती है कि जिस तरह से इंतखाबात के वक्त या उससे पहले जो बाइडेन और ट्रंप में जो तलखियां थी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में जो तलखियां थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से उभर कर आ गई। लेकिन जो दूसरे साबिक सुदूर हैं, चाहे वो रिपब्लिकन के हों या डेमोक्रेट्स के हों, वो आज इस तकरीब में पहुंचे हुए हैं। जी फजलुर रहमान साहब, सर बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। जी, मैं ये कह रहा था कि उनकी खारजा पॉलिसी में इतने सारे कंट्राडिक्शंस हैं, इतने सारे तजाद हैं कि बहुत वो वाज़े हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बताऊं मैं कि अगर उनको टर्की से उनके रिश्ते उन्होंने बहुत अच्छे करने की कोशिश की जी, लेकिन उसी टर्की वो टर्की जो अपना कुर्द को अपना हलीफ मानता है, हलीफ, उसको उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सीसी को, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन किया, पिछले जिस तरह से उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिमूव किया, उसके बाद वो उनके सबसे अच्छे दोस्त रहे। जिस तरह से सऊदी अरब की जो पूरी की पूरी जो वहां की फैमिली है और जो उनका ये दुनिया को पता चला कि जिस तरह खशोगी के मर्डर में जिस तरह की वहां की रॉयल फैमिली का, वहां के पुरानों का जो हाथ था, उसको उन्होंने किस तरह से इग्नोर किया। सीरिया में उन्होंने बशर असद को बिल्कुल फ्री हैंड दिया। लीबिया में जिस तरह का, तो उनकी पूरी जो चीजें हैं, जहां जहां उनको ये लगता था कि उनको पैसे मिलेंगे, वो सीधे, वो पहले हमारे ख्याल में प्रेसिडेंट हुए अमेरिकन हिस्ट्री में जो बातें इतनी वाज़े तौर पे करते थे कि लगता था कि डिप्लोमेसी की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ईयू से कहा कि भाई हम तुमको प्रोटेक्शन देते हैं, आप मुझे पैसे दीजिए। उन्होंने गल्फ ममालिक से कहा कि हम आपके प्रोटेक्टर हैं, आप हमको पैसे दीजिए। तो उनके लिए जो अमेरिका फर्स्ट का मामला था, बल्कि अमेरिका फर्स्ट का मामला नहीं था, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी फर्स्ट है। अमेरिका की जो इक्तिसादी हालत है वो उसको मजबूत करना चाहते थे। लेकिन उस नारे के पीछे बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जिसके लिए अमेरिका का दुनिया में बोलबाला था, उसको उन्होंने पूरी तरह नसीब नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि उसको उन्होंने डिमोलिश किया, उसको इस तरह से नकारा कि लगा ही नहीं कि ये अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट है। उसके अलावा अगर आप ये देखें, उनके पिछले 3-4 साल में उनका जो सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो बहुत ही डिवाइसिव रहा है। उन्होंने सिर्फ शियाइट को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, वो अजरबैजान और इराक और सीरिया और लेबनान, उन्होंने एक सुन्नी अलायंस की भी बात भी की थी। उन्होंने जिस उनके जमाने में जिस तरह सुन्नी और शिया वर्ड डिवाइडेड हुआ, मुझे नहीं लगता कि पिछले 20-25 साल में, चाहे ओबामा का दौर रहा हो, चाहे क्लिंटन का दौर रहा है, चाहे जॉर्ज बुश जूनियर, चाहे जॉर्ज बुश सीनियर का दौर रहा हो, उसमें इस तरह का डिवीजन नहीं देखा गया जिस तरह का 3-4 साल में देखा गया। और 5वीं चीज बताता चलूं कि इनके दौर में सबसे जो खतरनाक चीज हुई है वो इजराइल बिल्कुल ही बेलगाम हो गया। जब मैं बेलगाम कहने का मतलब ये कहता चलूं कि जितनी भी ज्यादा वायलेशन हो सकते थे इजराइल की हिमायत में, वो ट्रंप साहब ने किए। चाहे कैपिटल का ऐलान करना, जेरूसलम कैपिटल होगी, चाहे अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करना, चाहे गोलन हाइट को डिक्लेयर करना कि इजराइल का पार्ट है। जैसा कि त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि ट्रंप साहब जो हैं जितनी भी सारी चीजें कर रहे थे वो कानून के तहत कर रहे थे। लेकिन ये याद दिलाता चलूं कि जहां तक इजराइल का मसला हुआ, उन्होंने सारे के सारे कानून को, सारे के सारे रेजोल्यूशन को, इवन अमेरिकन रेजोल्यूशन को, कांग्रेस रेजोल्यूशन को, यूएनएससी के रेजोल्यूशन को बाला ताक रखकर सिंगल हैंडेडली, यूनिलैटरली सारे डिसीजन लिए। चाहे वो जेरूसलम में कैपिटल हो, चाहे एम्बेसी का मामला हो, चाहे वो गोलान का मामला हो, चाहे 2 स्टेट सोल्यूशन का मामला हो, चाहे जॉर्डन वैली का एनेक्सेशन का मामला हो, चाहे दूसरे ममालिक को जिस तरह से उन्होंने फोर्स किया कि आप रिश्ते कायम कीजिए, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें एक वायलेशन का, इंटरनेशनल लॉ को जिस तरह से वायलेट किया है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोहिबुल हक साहब, जो बात यहां पर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि ज्यादातर जो उनकी अमेरिका की पॉलिसी से हटकर ही ट्रंप ने एक तरह से काम किया, लेकिन एक जो बड़ी बात यहां पर फजलुर रहमान साहब ने कही कि इजराइल इन 4 सालों में एक तरह से बेलगाम हो गया। क्या आपको लगता है कि अब इख्तिदार बदल रहा है, अब जो बाइडेन आ रहे हैं, क्या वाकई में जो बाइडेन इजराइल के ऊपर लगाम लगा सकेंगे?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि फॉरेन पॉलिसी का जो मकसद होता है उसमें सिर्फ दोस्त बनाना नहीं होता है, बल्कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थीसिस को अगर आप देखें, जिस पे अमेरिका काफी हद तक अमल करता नजर आता है, तो उसमें एनिमी इन्वेंट करना या कंस्ट्रक्ट करना या क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हंटिंगटन ने अपनी किताब में बाकायदा ये लिखा है कि देयर कैन बी नो ट्रू फ्रेंड्स विदाउट ट्रू एनिमीज। और मैं जब हंटिंगटन कह रहा हूँ तो वो सिर्फ एक एकेडमिक नहीं थे, बल्कि वो व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी और पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे। तो देयर कैन बी नो ट्रू फ्रेंड्स विदाउट ट्रू एनिमीज। तो जब ये बात कही जाती है तो देखिए, ये जो चाइना की जैसे अभी बात आपके सामने आई, इजराइल उनका सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है। और ये बात आप याद रखिए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेट्स और ये रिपब्लिकन पार्टी कोई भी रहे पावर में, अगर आप देखें अमेरिका ने तकरीबन 80 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, जिसमें 40 बार से ज़्यादा उसने सिर्फ इजराइल को या इजराइल की एट्रोसिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। यानी जो कंसिस्टेंट पॉलिसी अमेरिका की रहती है इजराइल पे, वो इजराइल को तकरीबन अनकंडीशनल सपोर्ट देते आए। कोई प्रेसिडेंट शायद इतनी ताकत नहीं रखता कि वो इजराइल के खिलाफ जाकर के कोई बात कर पाए। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि बाइडेन इस पोजीशन में हो कि वो इजराइल को लगाम दे सके या इजराइल को किसी तरह से कंट्रोल कर सके। जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, इस सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ कि इजराइल की जो बालादस्ती है उस पूरे मिडिल ईस्ट में वो बनी रहेगी जब तक के मल्टीपोलैरिटी जो वर्ल्ड की है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नहीं हो जाती, जिसे कहते हैं कसीर कुतबी निज़ाम दुनिया में पूरी तरह मजबूत ना हो जाए, जैसे हिंदुस्तान, चीन, रूस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कुछ और कंट्रीज़ मिल करके बहुत तेज़ी से ना उभरे। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि अमेरिका आज भी मैटर करता है और इजराइल की जो बालादस्ती है और इजराइल का जो गलबा है उस इलाके में, और इजराइल की जो एट्रोसिटीज़ भी हैं वो भी उसी तरह से कायम रहेंगी और उस पर कोई लगाम बाइडेन ना लगाना चाहेंगे और ना लगाने की पोजीशन में है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस पर भी हम त्रिपाठी साहब बात करेंगे कि क्या वाकई में ट्रंप के इन 4 सालों ने अमरीकी और अमेरिका की जो जमहूरियत है उसे वाकई में इम्तिहान में डाल दिया, कहीं ना कहीं परेशानी में डाल दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।